कर लिया और अब बढ़ते हैं रेस्पिरेशन की ओर। तो दोस्तों आप टॉपिक को कनेक्ट कीजिएगा। तो न्यूट्रिशन में ऑब्जर्प्शन हो गया था और उससे ग्लूकोज बाहर आ गया था, तो उससे एनर्जी निकालने के लिए आपको रेस्पिरेशन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू ही ऑक्सीजन इनहेल होता है और ऑक्सीजन ही उसको बर्न करके एनर्जी निकालती है। तो ऑक्सीजन से तो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। तो पहले देख लीजिए रेस्पिरेशन होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ acquiring of oxygen from outside of the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular needs are called the respiration। वैसा प्रोसेस वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और उसका यूज किस चीज के लिए करते हैं, तो फूड का सोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए और उससे एनर्जी निकालने के लिए, उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन जान के आप लोग किसको कहते हैं, और रेस्पिरेशन हमेशा लंग्स के अंदर होती है। लंग्स के अंदर यहाँ पे माउथ से आपका माउथ कभी कभी माउथ और कभी कभी नोज से आप लोग एयर अंदर लेते हैं, जिसमें कि रिच मात्रा में रहते हैं ऑक्सीजन और CO2। तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस करता है, ऑक्सीजन कितना बाहर जाता है, कितना अंदर ही रहता है। तो वो सारा प्रोसेस अब हम लोग इस टॉपिक के बाद देखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग ने रेस्पिरेशन देख लिया, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और रेस्पिरेशन कहाँ होता है। तो रेस्पिरेशन होता है आपका लंग्स में, रेस्पिरेशन आपका लंग्स में होता है। तो रेस्पिरेशन में लंग्स में होता है। तो लंग्स का लोकेशन अगर हम देखें तो लंग्स रिसाइड इनसाइड द रिबकेज अबव द डायफ्राम एंड इनसाइड द थोरैसिक कैविटी। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात जानना है कि अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि आप लंग का लोकेशन बताइए, लंग्स का लोकेशन बताइए। तो लोकेशन में आप लिखेंगे लंग्स रिसाइड इनसाइड द रिबकेज above the diaphragm and inside the thoracic cavity। ये जो पार्ट है आपका, ये होता है आपका डायफ्राग्राम रहता है इसको, तो इसको हम लोग डायफ्राग्राम कहते हैं। और फिर ये किसके अंदर रहता है, रिबकेज के अंदर। रिबकेज आप अगर जो प्रॉपर इसका डायग्राम देखें, ये पूरा ऐसे रिबकेज से ऐसे कवर रहता है और ये रिबकेज कवर रहता है और रिबकेज के अंदर जो लंग्स रहता है, ये लंग्स एक थोरैसिक कैविटी में कवर रहता है। तो आपका लोकेशन एक लाइन में आ जाएगा। लोकेशन का आंसर जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाए कि लोकेशन ऑफ लंग्स बताइए, तो अबव द डायफ्राग्राम इनसाइड द रिबकेज एंड इनसाइड द थोरैसिक कैविटी। तो ये होता है आपका लोकेशन ऑफ लंग्स। तो अब हम लंग्स का पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कौन सा पार्ट्स लंग्स में क्या क्या काम करता है, व्हाट इज इट्स वर्किंग। यहाँ पे इसका पार्ट्स के बारे में देखेंगे, लंग्स का पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका नोस्ट्रिल्स से ही हम लोग एयर इनहेल करते हैं। तो आपका एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग उसको नोस्ट्रिल्स से इनहेल करते हैं। और ये पैसेज जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं नसल पैसेज बोलते हैं। और फिर जब भी आप अपना नोज दिखेगा, तो नोज के बीच में एक बोन मतलब हड्डी टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको कि हम लोग बोनी पैलेट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग सेप्टम भी बोल सकते हैं। ये दोनों नाक का जो पैसेज है, ये दोनों नाक का पैसेज के बीच को सेपरेट करता है, इसको हम लोग सेप्टम बोल सकते हैं या फिर बोनी पैलेट भी बोल सकते हैं। फिर इसके नीचे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे आता है आपका पेरिनेक्स आता है आपका यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पेरिनेक्स आता है और इसके नीचे आता है लैरिनेक्स आपका साउंड बॉक्स होता है। और पेरिनेक्स के बीच में यहाँ पे फूड पाइप भी नीचे आता है और विंड पाइप भी नीचे आता है। तो दोनों को ये सेपरेट करता है और जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो यहाँ पे सेपरेट करता है ताकि ये फूड का पासेज अलग हो जाए और विंड का पासेज अलग हो जाए। तो यहाँ पे सेपरेट करता है कौन, तो यहाँ सेपरेट करता है एपिग्लोटिस। तो फिर इसके नीचे आए तो ये होता है आपका विंड पाइप। ऐसे करके आपका विंड पाइप जाता है और ये विंड पाइप आपका क्या चीज से प्रोटेक्टेड रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये इसलिए प्रोटेक्टेड रहता है रिंग ऑफ कार्टिलेज से। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज एक बहुत ही स्मूथ हड्डी होता है, जो कि आपका जो भी विंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। अगर जो आप कोलैप्स हो जाए, आपका विंड पाइप अगर कोलैप्स हो जाए, तो आप सफोकेशन से मर भी सकते हैं। इसी कारण यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज से ये प्रोटेक्टेड रहता है, ताकि आपका विंड पाइप कोलैप्स नहीं हो।
आप देख लिए यहाँ तक का ये होता है आपका विंड पाइप और ये रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ रहता है। फिर अगर हम बात करें तो ये होता है आपका लंग्स और ये भी आपका लंग्स ही होता है। तो ये यहाँ से तो यहाँ तक तो आपका विंड पाइप आ जाएगा, माउथ से मतलब नोस्ट्रिल से थ्रू आपका विंड पाइप, और विंड पाइप से फिर यहाँ पे ये जो ब्रोंकाई जो रहती है यहाँ पे आपका दोनों तरफ का लंग्स को सेपरेट हो जाता है। तो ये एक तरफ जो ब्रोंकाई जाता है इसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, इसको भी हम लोग ब्रोंकाई ही बोलते हैं। फिर यहाँ पे धीरे धीरे ये छोटा छोटा पतला पतला ब्रोंकाई में डिवाइड होते जाता है। तो इसको हम लोग इसका जो छोटा छोटा होते जाता है इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और फिर ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से बना हुआ, ये कुछ इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोली या अल्वियोलस। सिंगल को हम लोग बोलते हैं अल्वियोलस और फिर बहुत सारा ऐसा बैग मिलके अल्वियोली बनाता है। तो यही होता है आपका एक लंग्स का कहानी। तो आप लोग समझ गए कि इसके अंदर क्या क्या रहता है ये, और फिर ये जो अंदर जो ये ब्रोंकाई जो रहता है ये भी आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना रहता है, क्योंकि ये भी इसका भी ज्यादा ही दबने का चांस होता है, इसके कारण इसमें भी रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है। और फिर ऑक्सीजन जब भी आपका एयर जो है यहाँ से जाएगा फिर इधर पास होगा एयर और फिर इसमें भी एयर जाएगा, दोनों में बराबर इक्वल एयर जाता है। फिर इधर आपका ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे आपका वो एयर स्टोर हो जाता है। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये इस तरह से क्यों बना जाता है, तो मैंने आपको न्यूट्रिशन वाला पार्ट में पढ़ाया था कि जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट का बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलीज होता है जो कि ऑब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ाता है ताकि ज्यादा ऑब्जर्व हो। तो ठीक उसी तरह इसमें भी ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें जो एयर हो ज्यादा से ज्यादा एयर इसमें स्टोर हो और इससे आपका ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट रहते हैं इससे, और एयर इसी से पास होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका कहानी आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड मतलब कि एयर तो यहाँ तक पहुंच गया आपका विंड पाइप से होते हुए, यहाँ से डिवाइड होता है, फिर यहाँ छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होके ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में आपका स्टोर हो जाता है ऑक्सीजन। तो हाँ, तो दोस्तों हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ लिए, तो अब पढ़ेंगे लंग्स का पार्ट्स के बारे में। तो लंग्स का सबसे पहला पार्ट होता है आपका नसल पैसेज। तो नसल पैसेज के बारे में पढ़ें तो जो आपका नाक जो भी आपका ऑक्सीजन आपके डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से आपके जो नोज में जाते हैं वही पैसेज जो होता है वो आपका नसल पैसेज होता है। तो नसल पैसेज में आपका हेयर होता है और उसमें म्यूकस होता है जो कि आपका डस्ट पार्टिकल्स को ब्लॉक करता है और फिल्टर करता है आपका डस्ट पार्टिकल्स को, ताकि आपका नोज के अंदर वो नहीं जाए। तो उसके नीचे आते हैं तो उसके नीचे होता है आपका ग्लोटिस मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लोटिस आपका फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करता है। तो ग्लोटिस के बारे में बताएं तो इट्स लाइक इन द पेरिनेक्स ड्यूरिंग द swallowing ऑफ फूड इट कैन बी क्लोज्ड बाय अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस के बारे में पढ़ा है तो ये पेरिनेक्स के पास ही ये रहता है। और फिर ड्यूरिंग मतलब कि जब हम लोग फूड खाते हैं तो फूड का पासेज अलग करता है और विंड का पासेज अलग करता है, दोनों सेपरेट करता है ताकि फूड अपना पाइप में जाए और फिर विंड अपना पाइप से फ्लो करे। तो ये एपिग्लोटिस का काम होता है। फिर इसके नीचे है तो ये होता है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई इट इज द स्मॉल साइज ट्यूब फॉर्म द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, दे आर आल्सो सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजियस लंग्स। तो ये जो भी विंड पाइप होता है वो दो साइड में डिवाइड हो जाता है, एक इस लंग्स में एक इस लंग्स में। तो एक ब्रांच इधर जाता है एक ब्रांच इधर जाता है, तो वो होता है प्राइमरी ब्रोंकाई होता है। जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो वो स्मॉल हो जाता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है वो, और फिर वो कार्टिलेजेस से प्रोटेक्टेड रहता है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज मैंने आपको पढ़ाया था, वो कार्टिलेज से प्रोटेक्टेड रहता है। फिर इसके नीचे अगर जो हम बात करें तो इसके नीचे आता है विंड पाइप ऊपर आएगा। तो विंड पाइप का बात करें तो इट इज लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नेक एंड सपोर्टेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेज विच प्रिवेंट इट कोलैप्सिंग। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिर ये आपके गला के नीचे से मतलब आपके नेक के नीचे से नीचे तक पूरा मतलब रहता है प्रेजेंट,
और फिर ये सपोर्टेड क्या चीज से रहता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर से। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। रिंग लाइक कार्टिलेज से सपोर्टेड रहता है। और फिर ये किस लिए रहता है, क्योंकि ये कोलैप्सिंग से बचाता है। तो ये था आपका, अगर जो हम लंग्स का बात करें तो लंग्स का ये पहला पार्ट है, क्योंकि लंग्स को हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक रेस्पिरेटरी ट्रैक जिससे हवा जाता है, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिवाइड हो जाता है दो लंग्स में। तो लंग्स हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट होता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में हम लोग पढ़ लिया, फिर पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। तो लंग्स में क्या क्या चीज होते हैं तो वो पढ़ाएंगे। और फिर ये चीज याद रखिएगा कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो वो पार्ट एक लंग्स में जाएगा, एक दूसरा लंग्स में। तो वही लंग्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं इनहेलेशन और इंस्पिरेशन क्या होता है। तो इनहेलेशन और इंस्पिरेशन होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स एल्वियोलिस। तो दोस्तों मैंने आपको लंग्स में एल्वियोलिस पढ़ाया था, जो सबसे लास्ट में रहता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग एल्वियोलिस बोलते हैं। तो उसको हम लोग एल्वियोलिस बोलते हैं। और फिर वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग आउटसाइड मतलब कि बाहर से अंदर श्वास लेते हैं, अंदर एयर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। तो ये क्यों होता है, तो ड्यू टू देयर मूवमेंट thoracic cavity increase in all direction which causes expansion of lungs and decreases the air pressure inside the lungs। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बताया था लोकेशन ऑफ लंग्स में कि लंग्स थोरेसिक कैविटी के अंदर रहता है, इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। तो जब हम लोग लेते हैं एयर, इनहेल करते हैं, तब हमारा जो थोरेसिक कैविटी जो लंग्स रहता है, वो जब इनहेल करते हैं तो वो फूलता है, मतलब कि एक्सपेंड होता है। और जब हम लोग श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो प्रोसेस होता है। इसी के कारण हमारा जो ये इसमें डायफ्राम भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब हम लोग का श्वास ले रहे होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जब फूलता है, तो फिर जो डायफ्राम रहता है वो इसको ऊपर धक्का देने में मदद करता है, ताकि ये ज्यादा स्पेस इसमें बने, ताकि ज्यादा लंग्स फैले। तो इस कारण से। और फिर दूसरा कारण हम लोग एयर क्यों इनहेल करते हैं, एयर इसलिए इनहेल करते हैं क्योंकि जब एक बार हम लोग ने एयर ले लिया तो दोबारा हम लोग उसको एक्सेल भी करते हैं। तो जब एक्सेल हम लोग करते हैं तो अंदर जो लंग्स का जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। मतलब कि अगर हम एयर इनहेल करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हायर कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है, और जब एक्सेल करते हैं तो यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। तो जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा तो ये तो ऑब्वियस है कि हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज लोअर कंसंट्रेशन में आता है। तो इसी चलते जो आउटसाइड का एयर है वो इनसाइड आता है, इसलिए हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन भी बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्यों इनहेलेशन करते हैं। To equalize this pressure, the fresh air enter in our lungs through the respiratory tract called the inspiration। तो हम लोग का जो प्रेशर, जो हम लोग बाहर एक्सेल करते हैं तो हम लोग का लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है। तो इसी कारण जो उस प्रेशर को, लोअर कंसंट्रेशन को फुलफिल करने के लिए जो हायर कंसंट्रेशन रहता है वो फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेशन में। तो टू इक्वलाइज द प्रेशर, इससे प्रेशर भी इक्वल होता है लंग्स में, इसलिए हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं। ये हुआ आपका इनहेलेशन का कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन होता क्या है, एक्सहेलेशन अगर हिंदी में बात करें तो जो हम श्वास बाहर छोड़ते हैं उसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सहेल आउट ऑफ एयर ऑफ द बॉडी। ये वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एयर अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। ड्यू टू दिस मूवमेंट द थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस इन ऑल डायरेक्शन व्हिच कंप्रेस द लंग्स, दिस इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द लंग्स। तो जब जो ये प्रोसेस होता है बाहर छोड़ने का एयर, तो जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो इस मूवमेंट के कारण हमारा जो थोरेसिक कैविटी होता है वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के कारण लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। तो टू इक्वलाइज दिस प्रेशर द फ्रेश एयर एक्सहेल आउट ऑफ द लंग्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉल्ड द एक्सहेलेशन। तो इस प्रोसेस को इक्वलाइज करने के लिए हम लोग एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं। तो ये होता है आपका
एक्सेलेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की एक्सेलेशन में जब ऑक्सीजन आपके एल्वेओली तक पहुंच जाता है तो एल्वेओली से फिर कैसे जाता है वो हम लोग देखेंगे आगे। प्रोसेस पढ़ते हैं तो वो क्या है कि जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ लास्ट लंग्स में आके स्टोर होता है, तो लंग्स में कहाँ अल्वेओली में आके स्टोर हो जाता है, क्योंकि अल्वेओली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सैक करते हैं, तो उसमें स्टोर हो जाता है। तो उसके बाद फिर अगर हम एक क्वेश्चन पूछें व्हाट हैपेंड आफ्टर ऑक्सीजन रीचेस टू अल्वेओली, जब अल्वेओली के पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है उसके बाद उस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, तो इसका एक सिंपल जवाब है hemoglobin transport oxygen after passing through the lungs and reaches to the cells for the breaking down the food and take out the oxygen and it complete in mitochondria। तो हम बात करें अगर जो हम अपना ह्यूमंस बॉडी में देखें तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही आपका अल्वेओली से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, तो सेल में, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी सेल के अंदर ही होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन अल्वेओली से लेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा आपका सेल में, ताकि सेल में आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन कर सके। तो कैसे ब्रेक डाउन करता है वो हम लोग देखते हैं। जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज हो C6H12O6 तो इसको ऑन बर्निंग जब हम लोग ऑक्सीजन देते हैं तो ये बर्न होता है, तो बर्न होता है तभी इससे एनर्जी निकलता है। तो एनर्जी निकलता है किस चीज के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, और एनर्जी निकलता है जब ये बर्न होता है, जब इस पे ऑक्सीजन एक्ट करता है तो ये चीज आपका एज ए एनर्जी निकलता है। तो इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए आपके शरीर में एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म अगर बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे बोला जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोला जाता है और इसको एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे, तो एक बार और फिर हम रिकैप कराएं। तो जब ऑक्सीजन आता है आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में तो यहाँ पे आपको जो ग्लूकोज रहता है C6H12 इस पे एक्ट करता है ऑक्सीजन और फिर क्या बनाता है CO2 H2O और एनर्जी बनाता है। तो ये जो एनर्जी निकला इसको स्टोर करने के लिए आप ये कहाँ स्टोर होता है, एटीपी में स्टोर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसको हम लोग एनर्जी करेंसी से भी जानते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट मतलब फास्फोरस आपके शरीर में प्रेजेंट होता है। फास्फोरस एक बहुत ही उपयोगी मान सकते हैं, क्योंकि जिसके शरीर में ज्यादा फास्फोरस होता है उसको अगर जो कोई भी स्नैक या फिर कोई भी बिच्छू डंक मारता है तो उसको ज्यादा उसका पॉइजन नहीं लगता है। तो फास्फोरस रहना एक जरूरी चीज होता है और हमारे शरीर का डेवलपमेंट में भी फास्फोरस का बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो हम लोग इसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिर कुछ और जानकारी ले लेंगे एटीपी के बारे में। तो इसके आगे मैं बताऊंगा एटीपी कैसे बनता है, एटीपी क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं एटीपी के बारे में। एटीपी की बात करें तो ये इसको एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म देखें तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ए मींस एडिनोसाइन, टी मींस ट्राई, पी मींस फॉस्फेट। तो एटीपी डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं रहता है, ये पहले कुछ बॉन्डिंग से बनता है, ये कुछ बॉन्डिंग से एटीपी बनता है। तो पहले एटीपी का कहानी जाने तो पहले एटीपी नहीं ये एडीपी रहता है। जो ये ट्राइफॉस्फेट है ये एडीपी डाइफॉस्फेट रहता है। पहले ये डाइफॉस्फेट रहता है और इसमें एक फॉस्फेट आके जुड़ता है। तो एक फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है, तो हमारे शरीर में फॉस्फेट पहले से ही प्रेजेंट रहता है। तो एक फॉस्फेट इसमें आके जुड़ जाता है, फिर ये एडीपी में एक फॉस्फेट जुड़ा तो ये बन जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कैसे जुड़ता है, अब ऐसे तो थोड़ी आएगा और जुड़ जाएगा, इसमें कुछ बॉन्डिंग चाहिए, इसमें कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन प्रोसेस हेल्प इन बॉन्डिंग वन फॉस्फेट टू एडीपीज। तो हम लोग रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो इसका बॉन्डिंग में हेल्प करता है। तो पहले एडीपी रहता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट,
फिर इसमें जो एनर्जी हम लोग ब्रीदिंग में देख मतलब जो हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखे कि एनर्जी प्रोड्यूस हुआ कि लास्ट में नहीं, तो फिर वो लास्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो इसका बॉन्डिंग में हेल्प करता है और फिर एक फॉस्फेट इसमें इस एनर्जी के बॉन्डिंग के हिसाब से इसमें जुड़ जाता है, फिर ये फॉर्म करता है आपका एटीपी। एटीपी आप देख लें कैसे बनता है, तो एटीपी का बस यही कहानी है और इसको हम लोग एनर्जी करेंसी से नाम से जानते हैं। और एटीपी का अगर हमें यूज करना हो तो यूज करने के लिए एटीपी जो बना हुआ है इससे हम लोग एक फॉस्फेट, इससे जब हम लोग को एनर्जी का ज्यादा जरूरत होता है तो एटीपी जो होता है उसका एक फॉस्फेट ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर ये एडीपी के तहत हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एटीपी डायरेक्ट यूज नहीं होता है, इसको ब्रेक डाउन करके हम लोग यूज करते हैं। तो यही था आपका एटीपी का कहानी। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस बेसेस। जो हम लोग के अंदर ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में रहता है वो कैसे कैसे टूटता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग 3 बेस देखेंगे, एक एब्सेंस ऑफ एयर और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 3 वे में कैसे कैसे ग्लूकोज टूटता है तो वो देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का बात करें तो वैसा रेस्पिरेशन जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब बिना ऑक्सीजन का है वो रेस्पिरेशन हो जाए। एग्जांपल इसका बात करें तो ईस्ट होता है। ईस्ट में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है ईस्ट में फॉर रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन का बात करें तो इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आपका एनर्जी जो भी आपका ब्रेकडाउन होता है तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और इसमें एनर्जी निकलता है, तो ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों के बाद अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज कैसे कौन सा वे में ब्रेक डाउन होता है। तो देखते हैं पहले ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। फिर इसको जब ब्रेक करेंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में तो ये प्यूरुवेट बनता है, ये प्यूरुवेट बनता है। और फिर प्यूरुवेट ही अब देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ एयर में कैसे ये क्या क्या फॉर्म करता है। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं हो वहां क्या फॉर्म करता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। जैसे कि ईस्ट में बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी निकलता है। और फिर इसके नीचे बात करें तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन उसका कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन उसका कमी है। तो अगर जो ऑक्सीजन बहुत कम रहा, जहाँ मान लीजिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो उसमें क्या क्या फॉर्म होगा, उसमें होगा लैक्टिक एसिड फॉर्म और एनर्जी फॉर्म होगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे कि कोई आदमी जो रहता है वो एक्सरसाइज उसको बहुत करने का मन करता है लेकिन एक ही दिन में वो बहुत एक्सरसाइज कर लेता है। लेकिन फिर एक और बताएं तो कोई आदमी जाता है जॉगिंग पे सुबह सुबह, वो उसका दिमाग में रहता है कि आज हमको 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जॉगिंग करना है, लेकिन उसका उतना कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब उसका रेगुलर बेसिस पे उतना उसका कैपेसिटी नहीं कि वो 3-4 किलोमीटर जॉगिंग कर ले। तो जहाँ पे आप उसके मसल्स में क्रैम्प देखेंगे कि वो बोलेगा कि मुझे मसल्स में दर्द दे रहा है यहाँ वहाँ, तो वो इसी के कारण होता है कि सारा एनर्जी तो आपको दौड़ने में निकल गया, सारा ऑक्सीजन आपका दौड़ने में यूज हो गया, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसके कारण कि लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी फॉर्म होता है। तो ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन का जो भी होता है आउटकम्स। अब फिर देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम इसमें रेस्पिरेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रियम जब रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता है, वहाँ पे कोई लैक नहीं होता है ऑक्सीजन का, वहाँ ऑक्सीजन रहता है और वहाँ क्या क्या फॉर्म होता है, CO2 H2O और एनर्जी भी भरपूर मात्रा में निकलता है। ये हुआ आपका ग्लूकोज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस बेसेस। और फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो एक चीज इसमें बता दूं आपको
कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में तो आप लंग्स देख सकते हैं, ये होता है ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फिश में आप देखेंगे तो उसका गिल्स होता है। लेकिन प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स में उसके पास ना ही फेफड़ा होता है, ना ही उसके पास गिल्स होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो कैसे रेस्पिरेशन करता है? तो रेस्पिरेशन होता है उसमें बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू उसमें रेस्पिरेशन होता है। तो स्टोमेटा के थ्रू कैसे होता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता ही है स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाता है। और फिर दिस प्रोसेस अगर मेनली थ्रू स्टोमेटा वेयर द एक्सचेंज, और ये स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। और तो हम लोग ये देख लिया रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में डिटेल क्यों नहीं बताएं, क्योंकि इसमें कोई वैसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही नहीं होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। इसमें सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है।